शुरू हुआ है उसको 20 अप्रैल को उसमें कुछ जिले को छूट देने की बात की थी, उसमें जिला लखीमपुर भी शामिल था। वो खबर जब लखीमपुर के लोगों को आई तो लोगों ने सड़कों पर एकदम निकल आए, उनको ये नहीं समझती कि किस तरीके से निकलना है। और जो दोपहर तक का नज़ारा था वो इतना भयावह था कि जिलाधिकारी को खुद सड़क पर आना पड़ा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से लोगों को निकलना है, किस तरीके से प्रतिबंध रहना है, जो कारखाने हैं उनको खोला गया है। तो इस तरीके के बाद जब जिलाधिकारी सड़क पर निकले थे तो ये अपील की थी, लेकिन उस अपील का आज असर नहीं दिखाई दे रहा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लखीमपुर के उस चौराहे पर जहाँ से एक रास्ता लखीमपुर शहर के अंदर जाता है, और ना ही जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद है, जिससे लोगों का आना जाना बेखौफ यहाँ पर जारी है। के न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि जिलाधिकारी ने जो आपको एक अपील की है उसका पालन करें और घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं आई है कि खुलेआम सड़कों पर निकला जा सके। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं। पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ लगाया हुआ है। लगातार ट्रैफिक पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, लोगों को समझा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें, क्योंकि गाज़ियाबाद में अब तक 46 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 10 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाज़ियाबाद की जनता है उसके लिए एक अच्छी भी खबर है और एक कहीं ना कहीं एक दुखी की भी खबर है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को लेकर जो गाज़ियाबाद की जनता है उससे अब गाज़ियाबाद पुलिस ने अपील भी तेज कर दी है और लोगों से अलग अलग तरीके से अपील कर रही है। किसी को समझा रही है, किसी के हाथ जोड़ रही है कि आपके मास्क लगाएं, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चा है, उसको लेकर अपने घर से निकले हैं, तो उससे ही अपील कर रहे हैं, उससे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ओमकार सिंह सहरावत है। जी, किस तरीके से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं? हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादातर घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और इसके सापेक्ष में हम श्रीमान कमांडर महोदय, हमारे एसएसपी महोदय, डीएम महोदय भी लगातार भ्रमण पे रहते हैं, जो समय समय पर उनके निर्देशों का हम पालन कराते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना वजह घूमते हैं तो उनके चालान भी काटते हैं। अपील किस तरीके से करते हैं आप लोगों से, क्योंकि पुलिस अब नए नए तरीके ढूंढ रही है अपील करने के? हमारा तो सबसे सीधा और सरल यही है कि हम हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ कहते हैं कि आप लोग घर में रहिए। इसके संक्रमण को देखते हुए ये इस समय ग्राफ इसका थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये केवल घर से बाहर निकलने पर, ज़्यादा लोगों से मिलने पर ही इसका खतरा बढ़ रहा है। तो लिहाजा आप हाथ जोड़ करके अपील है जनता से कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई इसको नहीं मानना है तो फिर हम लोग सख्ताई के साथ इसका पालन कराने के लिए बाध्य हैं। तो लगातार जो गाज़ियाबाद पुलिस है वो लोगों से अपील कर रही है और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तो लगातार के न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचें। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाज़ियाबाद। महामारी से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जंग लड़ रहा है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है। वहीं बात करें हम लॉकडाउन पार्ट 2 की, तो इस समय हम मोहब्बत की नगरी आगरा के देहात क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां आगरा में जिस तरीके से कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर आगरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नज़र आ रहा है। बात अगर पुलिस प्रशासन की करें, प्रशासन तो पूरी तरह मुस्तैद है ही, साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं, देहात क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, घरों में कैद हैं, रोड पूरी तरह सुनसान पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे लॉकडाउन पार्ट 3 की।
जी हाँ, लॉकडाउन पार्ट 3। दरअसल अपने देश में लॉकडाउन पार्ट 1 हो चुका है जो कि 21 दिन का था और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया। कुल मिलाकर के ये लॉकडाउन 40 दिन का हो चला है और दूसरा लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है जो कि 3 मई को समाप्त होगा। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं और देश के जाने माने डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोरोना से लड़ाई जीती है, पूरी तरह से तो जीत नहीं पाए हैं, इसको रोकने में अगर कामयाब हुए हैं, फ्रांस, अमेरिका, इटली जैसे देशों के अपेक्षा हमारे यहाँ अगर मॉर्टेलिटी रेट कम हुई है तो उसका सीधा कारण है लॉकडाउन। और लॉकडाउन ये एक ऐसा काम है जो जिससे हमें जीत मिली हुई है और अगर इसको बढ़ाया जाए यानी कि पार्ट 3 किया जाए तो देश के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, इसके अच्छे परिणाम भी हैं। अच्छे परिणाम ये हैं कि हमें इस स्पैन में समय मिल जाता है और हम अपनी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। इसके बाद अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास तैयारियां हो जाती हैं। क्योंकि इसके पहले तक जो खबर आ रही थी कि हमारे पास ना तो जांच के पूरे साधन है, ना तो पीपीई किट है और ना ही वेंटिलेटर है और ना आइसोलेशन में रखने के लिए जगह है। तो इन सब के बावजूद जो हमारे यहाँ लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से काफ़ी हद तक इसे हम अपने से दूर रखने में कामयाब हो गए हैं। दूसरे देशों में जहाँ मौतों का आंकड़ा 35,000 के पार जा रहा है तो हमारे यहाँ ये आंकड़ा अभी 1,000 तक भी नहीं छू पाया है और संक्रमितों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है इन अग्रणी देशों के मुकाबले। लेकिन अब सवाल ये कि अगर लॉकडाउन पार्ट 3 होता है तो कितना होना चाहिए? अगर विशेषज्ञों की माने तो लॉकडाउन पार्ट 3 भी कम से कम 19 दिन का होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में 59 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। 59 दिन की बात करें तो ऑलरेडी 40 दिन इसमें हो गए हैं, यानी कि 19 दिन का एक लॉकडाउन और होना चाहिए 3 तारीख के बाद, तब जाकर के हम इसको अपने से और ज़्यादा दूर रख पाएंगे। क्योंकि इसके अच्छे भले कारण है। इंक्यूबेशन एक ये नाम है जो स्वास्थ्य विभाग में लिया जाता है। इंक्यूबेशन का मतलब हुआ कि जो क्वारंटीन किया जाता है वो अभी तक मात्र 14 दिन के लिए किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से एसिम्प्टोमेटिक केसेस सामने आ रहे हैं जो कि 30 दिन में डायग्नोस हो रहे हैं, जिनके लक्षण 30 दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ये ज़रूरी हो चला है कि इनको कम से कम तीसरा पार्ट भी लागू करना पड़ेगा सरकार को। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं, कराएंगे। लेकिन थोड़ा एक चीज़ और बताते चले कि लॉकडाउन कहना तो बहुत आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आती हैं वो भयानक है, वो भयावह है। वो भयावह इसलिए है क्योंकि इससे दिक्कतें दैनिक मजदूरों को आती है, इससे दिक्कत गरीबों को आती है, इससे दिक्कत मजदूरों को आती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जी, मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, स्वागत है आपका अमित। और डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब हैं, पूर्व सीएमओ हैं, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। दो और खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अमित त्रिपाठी नहीं, डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, ये जो देश के जाने माने डॉक्टर चाहे एम्स के हों या मेदांता के हों, कह रहे हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 जरूरी है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि आज जो भी हमारे यहाँ स्थिति बनी है, थोड़ा जो वायरस का सर्कुलेशन कम हुआ है, उसका मेन कारण यही है कि लॉकडाउन और शारीरिक दूरी जी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है। मैं कहूँगा शारीरिक दूरी, एक दूसरे से लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि अभी तक कोई इस बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, वैक्सीन या कोई ऐसी विधा का ज्ञान नहीं हुआ है कि जिससे हम इस वायरस को तत्काल मार सकें जी। हमें पता है कि कितनी दूर ट्रेवल कर सकता है, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हमें उससे बचने के लिए जो
कार्रवाई हम कर सकते हैं वही हम प्रचारित कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। लॉकडाउन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने घर में रहें, बाहर न जाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सिस्टम बंद होने से भी ये इन्फेक्शन कम हुआ है। अन्यथा रेलगाड़ी में, हवाई जहाज़ में, बसों में, ऑटो रिक्शा में लोग सफ़र करते थे, मजदूर एक साथ काम करते थे। आप जानते नहीं कौन इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, साथ में बैठते थे, संक्रमण हो जाता था। इसलिए एक ब्लाइंड थेरेपी कहलाती है कि आप ये सबको बंद कर दीजिए, कोई बाहर नहीं निकले। लेकिन तो सवाल circulation ये नहीं होगा। जी, सवाल ये डॉक्टर साहब, ये ब्लाइंड थेरेपी है, आखिर ये ब्लाइंड थेरेपी कब तक चलनी चाहिए? इसके जो बात आ रही है कि 59 दिन की ब्लाइंड थेरेपी होनी चाहिए, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? भाई देखिए, इसमें बड़ा स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि वायरस अब हमारी कम्युनिटी में नहीं फैला है, कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं है, तो स्टेज वाइज धीरे धीरे हम इसको खोल सकते हैं जी, और विद स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस कि भीड़ नहीं होगी। भीड़, और अगर हम टैक्सी चालू करते हैं उसको भी रिस्ट्रिक्शन देने पड़ेंगे, आप कितने आदमी बिठाएं। जैसे आज भी कार में रिस्ट्रिक्शन है कि एक ड्राइवर आगे बैठेगा, पीछे एक आदमी बैठेगा। इसी तरीके की हमको कुछ व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी जो टैक्सी वगैरह चलेगी। एक सवाल और आपसे जल्दी से जानते हैं, ये इंक्यूबेशन जो शायद क्वारंटीन कहा जाता है जिसको, उसको 14 दिन के लिए कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक केस आ रहे हैं वो 29वें दिन भी पता चल रहे हैं, 30वें दिन भी पता चल रहा है। क्या यही कारण है कि लॉकडाउन पार्ट 3 की चर्चा हो रही है? देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक बात कर रहे हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक बहुत सी बीमारियां एसिम्प्टोमेटिक होती है, खाली स्वाइन फ्लू नहीं है। और मैं डे 1 से मैंने कहा है कि ये इन्फेक्शन अगर 100 लोगों को होता है उसमें 80 एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। आपके यहाँ में पहली बार चर्चा में आया तभी मैंने कहा था, और ये भी कहा था कि 80% बिना किसी बीमारी के डेवलप हुए ठीक हो जाते हैं। अगर हम जांच कराते हैं तो मुझे पता लग जाता है पॉजिटिव है, और उसका एक मैसेज चला जाता है पॉजिटिव। जो भी इन्फेक्शन होते हैं अर्ली स्टेज में वो पॉजिटिव होते हैं। तो जी, लेकिन अगर बॉडी की रेजिस्टेंस अच्छी है, आदमी हेल्दी है, उसकी दिनचर्या अच्छी है, एक्सरसाइज करता है, उसका वेंटिलेशन फेफड़ों का सही है, तो वो इन्फेक्शन ओवरकम कर जाएगा, उसको बीमारी पैदा ही नहीं होगी। जी, तो ये मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि इसका एक हैवक न क्रिएट हो जी, कि एसिम्प्टोमेटिक है। ये एसिम्प्टोमेटिक होना कोई बहुत भारी बुरी बात नहीं है, यहाँ तक मैं समझता हूँ, जी, क्योंकि 20 बीमारियाँ एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, कोई सिम्टम ही नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके हार्ट में हो सकता है कि ब्लॉकेज हो, कोई सिम्टम हो, आप जांच नहीं कराते। तो एसिम्प्टोमेटिक अगर हैं तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें ईश्वर की कृपा होता है कि वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी, मतलब बॉडी अपने आप से रिसिस्ट कर लेती है, हाँ। रिसिस्ट कर लेती है और उसको ठीक कर देती है। अमित त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित त्रिपाठी, लॉकडाउन पार्ट 3। प्रदीप जी, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब 21 दिन का लॉकडाउन पहली बार हुआ देश में, तो प्रधानमंत्री जी ने इसी उम्मीदों में किया था कि हम कुछ हद तक महामारी पे काबू पा जाएंगे, और ये सच्चाई है। अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, अगर हम इस महामारी को रोकने में हद तक कामयाब हुए तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन ही था। उसको देखते हुए, लेकिन संख्या में जिस तरीके से फिर बाद में वृद्धि हुई, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुनः 19 दिन का लॉकडाउन किया। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी जान है तो जहान है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और हम लोगों को जो बनानी है, उसी से इस महामारी को हम काबू पा सकते हैं। हमारे पास, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, जैसे और भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुई है। और एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास जो संसाधन की जो पहले कमियां थी, उसको भी हमारी सरकार ने और तेजी से दुरुस्त करते हुए जो पीपीई किटें हैं उनको भी भारी मात्रा में उपलब्ध करा दिया है, और तेजी से जांचें हो गई हैं, और लगातार जो लोग इसमें संक्रमण पाए जा रहे हैं उनकी भी जांच होके और उनपे तुरंत इलाज स्टार्ट हो जाएगा। प्रदीप जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है और आप लोग हम लोगों के लिए चिंता कर रही है। कोई भी मजदूर हो, कोई भी वंचित हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है। सरकार जो भी कदम होगा आपके भले के लिए उठा रही है, और हम लोगों को घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो लॉकडाउन पार्ट 3 की चर्चा शुरू हो चली है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं।
तो विशेषज्ञों का तो है कि लॉकडाउन की बातें हैं और की व्यवहार होते हैं उसको करना चाहिए लोग के रहने की बातों में। इसमें दिन के दिन हमारी जो सोच के हम पता चाहते हैं कि दुनिया को देखते हुए हमारे यहाँ मजदूर की संख्या कम, लेकिन हम दुनिया को देखते हुए हम किसी विचार में आज भी हम जब तक इनको भी टेस्टिंग किया है राजस्थान से की गाइडलाइन के अनुसार हो रही है, उनकी जो सरकार ने टेस्टिंग कराई उसमें बंद कराया तो आज हमको गंभीरता से साइंटिफिक जो देखते हैं डॉक्टरों की राय लेते हुए ये मसला है जिसको स्लाइड लेने चाहिए कि हमारे यहाँ कम बढ़ रही है, हमारे यहाँ दुनिया को देखती है। आज हमको देखिए प्रशासन जिसकी सावधानी हो सकती है उसके लिए हमको करना चाहिए। विशेषज्ञों का सही मानना है जो है ये ठीक के होगा सितंबर में है, लेकिन हमको अच्छे रूप से सोचना चाहिए हो सके कि कमी आ जाए और ठीक है कुछ ना हो। लेकिन अभी ठीक है मदन मोहन जी, आएंगे दोबारा से आपके पास में। अभिमन्यु गुप्ता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सर देखिए, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की रोकथाम के लिए अभी भी हमारे पास संसाधन नहीं, मेरा तो मानना है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, सख्ती से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने से, लॉकडाउन की वजह से ही कुछ हद तक कोरोना हम लोग रोक सकते हैं। जो जहां है वो वही स्थिति में रहेगा। तो मैं तो पूरी तरीके से सहमत में हूँ कि हम लोग को लॉकडाउन अभी बढ़ाना चाहिए। जी चलिए ठीक है, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, जो जहां है वो वहीं पर रहे, इसलिए लॉकडाउन। शैलेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये लॉकडाउन को बढ़ा करके ही हम वो समय हासिल कर सकते हैं जिसमें हम मेडिकल फैसिलिटीज़ का और इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन का निर्माण कर ले जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना क्राइसिस का जो इलाज है वो इसका वैक्सीन ही है। वैक्सीन डेवलप होने में समय लगता है, लगातार बहुत सी एजेंसीज, बहुत से देश लगे हुए हैं, और जब तक नहीं हो पाता तब तक जितनी ज़्यादा जान की सुरक्षा कर सकें वो कर ले जाएं। और लॉकडाउन ही सबसे बेहतर तरीका है जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को मरने से बचा सकते हैं। और जैसा कि अभी इक्वाडोर का आ रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ता जा रहा है, साउथ अफ्रीका का एक देश है इक्वाडोर, और वहाँ की सरकार फेल हो गई है, सड़कों पर लोग मरे पड़े हैं, गाड़ियों मरे पड़े हैं। तो वो उस जैसा विभत्स सीन न होने पाए, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से इक्वाडोर जैसे देश शामिल हैं। यहाँ की 26% आबादी बीपीएल है। अंदाजा लगाइए, एक वक्त का भोजन 26% आबादी यानी 30 करोड़ से अधिक लोग एकत्रित नहीं कर पाते। यदि यह समस्या बढ़ी तो उन लोगों का कौन देखभाल कर पाएगा? हमारे पास उतनी मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। तो लॉकडाउन एकमात्र ऐसी विकल्प के तौर पे अभी दिख रही है जिसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, कुछ व्यवहारिक आधार को ध्यान में रखते हुए, जैसे लंबे समय तक जरूरी आवश्यक वस्तुओं का तो दुकान खोल दिया गया है, जो दुकान को करने वाले हैं उनका तो रोजगार चल रहा है, तो उनको मानसिक शांति भी है और खान पान उनका हो रहा है। लेकिन जो इसके अलावा बाकी उद्योग और सेवा के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनके अंदर असंतोष और चिंता बढ़ती जा रही है। तो कुछ उसके बारे में भी हमको व्यवहारिक पक्ष रखते हुए अल्टरनेट डेज पर उनको भी खोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है अमित, सवाल ये है कि लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि बाकी चीजें हमारे पास नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तो आप तो 26% बता रहे हैं, 23% बता रहे चले, एक्चुअल में 40% से ज्यादा लोग यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। दिहाड़ी के मजदूर हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। इनके लिए पहले ही दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अब अगर लॉकडाउन पार्ट 3 की बात कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। 100 किलोमीटर से एक लड़की, 12 साल की लड़की चल करके आती है और घर के 7 किलोमीटर पहले उसकी मौत हो जाती है।
ये तस्वीर याद रखिएगा लॉकडाउन 3 पार्ट 3 की बात करते समय। प्रदीप जी, जो चिंता आप कर रहे हैं उसकी चिंता सरकार ने पहले ही कर रखी है और आपको भी पता है कि जो 80 करोड़ मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, जो गरीबों की बात कर रहे हैं, वो उनके लिए जो राशन की व्यवस्था है वो हमारी सरकार ने सुनिश्चित कर दी है और हर किसी को राशन उपलब्ध होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे उनको भी सरकार आधार कार्ड पे ही राशन देने की भी घोषणा कर चुकी है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, जो मजदूर हैं या जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके भी अकाउंट में 1,000 रुपया सरकार भेज रही है। प्रदीप जी, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जो लोग फंसे हैं हमें, तो उनका क्या होगा? वो कोटा के लोग तो दूसरे प्रदेशों के लोग कोटा से तो बुला ले रहे हैं क्योंकि वो एक बड़े परिवार के लोग हैं, लेकिन जो मजदूर फंसे हुए, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो पुल के किनारे पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। प्रदीप जी, लाखों मजदूर फंसे पड़े हैं, सरकार उनकी चिंता करे। मैं कोटा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए वहां पे मात्र 7,000 5,000 की बात है। अगर इतनी छोटी संख्या में मजदूर भाई हमारे कहीं फंसे होते तो सरकार चिंता कर ले, क्योंकि हमारे पास संख्या उनकी लाखों में है, तो उसको बल्कि करोड़ों में है भाई, करोड़ों में है। तो आप भी बताइए कि हम उसको ले आना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ आप जो बात करें, चाहे रेहड़ी पटरी वालों चाहे रिक्शा वालों, उनकी भी सरकार ने चिंता की है। देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले भी आपकी डिबेटों में कहा है कि ये एक महामारी, एक समस्या का समय है, इस देश पे पड़ा हुआ है, उसको सबको ही देखना पड़ेगा, सबको मिल के उसको, क्योंकि आम तरीके की जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल ठीक है, दिक्कतें आएंगी, निश्चित आएंगी, ये बात सही है। सबको कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मदन मोहन जी, हम लॉकडाउन पार्ट 3 की बात का बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों का क्या होगा? इन दैनिक मजदूरों का, दैनिक दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा? जैसे प्रदीप जी आपने बहुत सही सवाल उठाया है। जैसे कोटा में छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है, वैसे ही इन मजदूरों के लिए भी सोचना होगा। कोटा के छात्र इसलिए उनके मन पढ़ते हैं, उनके लिए उनकी तो चिंता हो गई, लेकिन जो गरीब लोग हैं, पैदल चलते आ रहे हैं, उनको पैदल चलते हैं, कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। पहले भी कहा था कि 1,000 रुपये एक परिवार के लिए जीविका का साधन नहीं हो सकता। जिनके अकाउंट ही नहीं है, उनके कुछ है भी, जिनके अकाउंट है वो भी 1,000 रुपये की 800 रुपये आधार से कुछ रुपये आधार है। और ये जो 1,000 रुपये कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद आज जो जिले कोरोना मुक्त है उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं लॉकडाउन की ढील दे सकते हैं। जहाँ पे कोरोना हाई रेट अभी तक नहीं मिले, या तो उसकी और रेंडम टेस्टिंग करा लीजिए या उनको कोरोना मुक्त करके थोड़ा प्रयोग कीजिए, जिससे कि देश में कुछ शांति और जिसमें कुछ विश्वास का वातावरण पैदा। तीसरी बात जो सबसे गरीबों के लिए जहाँ भी है, इनके लिए कोई भी सिर्फ बातें हो रही हैं, कहीं भी व्यवहारिक अगर सामाजिक संस्थाएं ना हो, आप कानपुर से देख रहे हो, लगता अगर सामाजिक संस्थाएं न नजर रही हो, तो मैं समझता हूँ भूख से मरने वाले लोगों की संख्या कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा हो जाती है। अब तक अभी बहुत बड़ी संख्या में है जो सामने लोग नहीं आए। आ रहा जी, ठीक है। और तो हमको जो गरीब लोग हैं उनका विशेष क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है और सरकार को केवल सरकार को जब तक आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे, टेस्टिंग के बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है मदन मोहन जी, जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास, अभी जल्दी से प्रदीप जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, टीवी पे तो भाषण दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके खुद के विधायक राजस्थान में अगर एक गरीब मोदी का नाम ले लेता है तो उससे राशन छिनवा के रख लेते हैं। ये किस गरीबी की बात करते हैं? ये तो गरीबी में भी राजनीति करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ मैं कहूं, जो राहत पैकेज की बात कर रहे हैं उसी की तारीफ पूरे विश्व में हुई, उसकी WHO ने तारीफ की, खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उसकी तारीफ की, तो ये किस मुंह से यहाँ पे बात कर रहे हैं? लेकिन ये भी एक तथ्य निकल के आ रहा है कि विश्व में न्यूनतम, सबसे न्यूनतम अपना पैकेज है, वो भी ध्यान रखिए। अभिमन्यु गुप्ता, उनकी जनसंख्या के आधार पे आप देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अभिमन्यु गुप्ता जी, लॉकडाउन पार्ट 3 कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको निभा पाना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल सर, मैं सर आपकी इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। आपसे कुछ दिन पहले भी मैंने बात कही थी, हमारे देश और दुनिया के अन्य देशों में यही फर्क है सर। इटली की कुल जनसंख्या 6 करोड़ है, हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग हैं। हमारे यहाँ जो मजदूरों की स्थिति है और जिस तरीके से हमारे यहाँ भूख की प्रॉब्लम है, गरीबी रेखा वाली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम पे डबल मार पड़ रही कोरोना और भुखमरी की बराबर पे। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और वो मजबूरी है।
आज हम डॉक्टर्स और अपने पुलिस वाले या अपने जितने भी सिस्टम में अपने गवर्नमेंट के सिस्टम पे हम इसलिए भी नहीं उससे कैटर कर पा रहे क्योंकि मजबूरी है कि लोग उस चीज को कैटर नहीं कर पा रहे, लोग उस बीमारी से डरे हुए हैं। आज हम लोग के साथ दोनों चुनौतियां हैं, कोरोना से अपने बचाव के साथ साथ लोग भूखे ना हो इस बात को भी देखना है और उस चुनौती को सरकार को देखना चाहिए। सर, हम लोग ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे हो सकता है कि आप स्पेशल ट्रेन चलवाइए, आप चिन्हित करिए कहाँ का मजदूर है और उन ट्रेनों में अच्छी दूरियां बनाकर लोगों को बैठाकर आप अपनी अपनी जगह लाने का कुछ बड़ा प्रोग्राम सरकार बनाए। इस तरीके के कार्यक्रम सरकार जरूर कर सकती है और हम लोग उसमें साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास चैलेंज, सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन पार्ट 3 कहना आसान है जैसा मैं कह रहा था, लेकिन दैनिक मजदूर, दिहाड़ी के मजदूर और बाकी के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए ध्यान दे पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है उनकी। बिल्कुल सही बात। और इतने बड़ी तादाद में जो लोग हैं इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देना और उनको संतुष्ट करना, ये उससे कहीं बड़ी चुनौती है जी। तो अभी जैसा कि सरकार कर रही है, इनिशिएटिव ली है, सही समय पर ली है और अच्छे ढंग से कर रही है। इतना बस और करना है कि जो भी लोग स्थानीय स्तर पे हैं, चाहे शहर में है तो मोहल्ले स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में है तो गांव राजस्व गांव और उसके अंदर वार्ड स्तर पर ये कुछ लोगों को एक कमेटी बना करके, मतलब वॉलंटरी बेसिस पर, जैसा कि पंचायत व्यवस्था में तो वार्ड मेंबर चिन्हित होते हैं, चयनित होते हैं, उनको बेस लेकर के पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी उनको सौंप दें कि इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे उनके पास आधार हो या ना हो, चाहे वो उनके पास राशन हो या ना हो, उनको खाने की नहीं, क्या कोई, जैसा अभी अब मनीष जी कह रहे थे, कोई स्पेशल ट्रेन चलाकर या स्पेशल बसेस चला करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया नहीं जा सकता है क्या? इससे क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा, भागम भाग होगी, भागदड़ मचेगी। नहीं, लेकिन वो घर तक तो पहुंच जाएंगे और चाहे जितना लॉकडाउन करे। आ रहा हूँ अमित, आपके पास आ रहा हूँ, समय बहुत कम है जी, चलिए जल्दी से। कुछ दिक्कत आ रहा हूँ, समय लॉकडाउन का ऑप्शन जो है खुशी नहीं लिया गया जी, तो कोई अर्थव्यवस्था बनाने नहीं, कुछ ही दिन कितना भाई, ऑलरेडी इतने दिन हो गए, कितने दिन रहेगा बाहर, हम लोग घर पे रह करके थक जाते हैं। बस के शुक्ला अमित जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रदीप जी, आपने देखा था महाराष्ट्र में यही हुआ था, एक अफवाह सी उड़ी थी और कैसे वो ट्रेन में, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, गाजियाबाद में, नोएडा में भी हुआ था भाई। प्रदीप जी वही कह रहे हैं, इस तरीके की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अगर हम ट्रेन चला देंगे तो हम सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी, सरकार नहीं संभाल पाएगी, कोई भी सरकार हो। ठीक है। डॉक्टर ए के शुक्ला, आपके पास पूरा समय है, दोनों के बीच में तारतम्य संतुलन कैसे बनाया जाए? अभी लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार चल रहा है, आवश्यकता हो तो बढ़ाना चाहिए, महामारी बढ़े, मौतें हों, उसे ये कठिनाई ज्यादा उचित है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप भी जानते हैं कि आजकल मजदूर 500-600 रुपये मजदूर को मिलते हैं जी, 1000 रुपये मिस्त्री को मिलते हैं। अगर आपने 1000 रुपये उसके खाते में डाल दिए, उसका 2 आदमी के 3 रुपये कितने दिन खाएगा? बिल्कुल। आपने अपना कागज पर तो लिख लिया, 1000 दे दिए जी, 1000 रुपये में कै दिन खाएगा? 40 दिन से बंद है। हमको ये भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके लिए अगर नहीं है तो हम वहाँ खाने की व्यवस्था कराएं, पैसा नहीं चाहता कोई, उनको खाने की व्यवस्था करना, जीने के लिए खाना तो चाहिए ना। खाना मिल नहीं रहा है कि राशन नहीं मिल रहा है, राशन सबको उपलब्ध होगा। भाई देश के 80 करोड़ लोग हैं यार, वहाँ पर 80 करोड़ लोगों को देखिए अमित, ये बात आप मानिए कि 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुँचा पाना आसान काम नहीं है। पहले भी चीज कही थी, हमारे लिए चुनौती है, उस चुनौती का सामना हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं और लोगों तक राशन भी पहुँचा रहे हैं, लोगों तक जो व्यवस्था है उनको भी पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक यही सबसे बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास ना तो अभी भी पीपीई किट है, ना तो जांच के तमाम साधन है और ना ही आइसोलेशन के उतने वार्ड हैं जितने होने चाहिए। तो ऐसे में सबसे जरूरी जो है वो है लॉकडाउन, और लॉकडाउन पार्ट 3 भी क्या लगाना पड़ेगा, हालांकि इस पर अभी चर्चा ही हो रही है, देश के सारे डॉक्टर तो बड़े वैज्ञानिक इस पे चर्चा करें, लेकिन साथ में हमें उन 80 करोड़ लोगों का भी ख्याल करना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर ए.के. शुक्ला बता रहे हैं कि 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा, उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, सरकार काम करिए, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ के उनकी मदद करनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा? मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का 19 दिन बाद शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार। 5 मंत्रियों ने ली गोपनीयता की शपथ। सामाजिकता दूरी के नियम का पालन करते ली शपथ। 5 सत्र में विलीन हुए सीएम योगी के पिता, बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह ने दी मुखाग्नि। सीएम त्रिवेंद्र समेत कई दिग्गज हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखने के बाद टीम 11 के अधिकारियों के साथ की बैठक।